हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं यानी फेसेस ऑफ टीचिंग और अभिप्रेरणा की शक्ति यानी कि मोटिवेशन पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो हैं ज़रूर बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने जितने भी आपको MCQ करवाए हैं वो सभी जो हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कल जो मैंने वीडियो डाली थी अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई डाउट रहेगा आपका तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 2 है उसका। तो शिक्षण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने कब किया था? तो 1963 में किया था, 1963 में। इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम शिक्षण के सिद्धांत में होता यह है कि शिक्षा के परिणाम तथा विद्यार्थियों की विशेषताओं के परस्पर संबंधों को जो है इसमें जाना जाता है। ठीक है, वो कहलाता है शिक्षा के सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में आप ये सारे के सारे पॉइंट जो है याद रख सकते हैं। इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत शामिल होता है यानी कि मोटिवेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि शिक्षण में देखिए मोटिवेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षा का उद्देश्य जो है ये भी निर्धारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षा क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो है शिक्षा के सिद्धांत का ही हिस्सा है। रुचि का सिद्धांत, बिना रुचि के जो है शिक्षण और शिक्षा जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो रुचि का होना जो है काफ़ी ज़रूरी है किसी भी शिक्षक के लिए और किसी भी छात्र के लिए। बिना इसके जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है सफल नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को एक बार करने के बाद दोबारा उसे दोहराना। ठीक है, शिक्षण का ये भी नियम होता है। नेक्स्ट है मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षा में मनोरंजन का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना मनोरंजन के जो है शिक्षा को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनोरंजन का सिद्धांत। तो ये अब 5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब जाते हैं शिक्षण की अवस्थाओं पर। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अवस्थाएं जो हैं आपको इसमें याद रखनी है अच्छे से। ओके, तो 3 अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की। पहला है पूर्व तत्परता अवस्था, दूसरी है अंत प्रक्रिया अवस्था और तीसरी है तत्परता की अवस्था। अब पूर्व तत्परता अवस्था जिसे प्री एक्टिव फेज भी कहते हैं, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो अध्यापक होता है वो सबसे पहले जब भी उस पढ़ाने जा रहा है उससे पहले जो तैयारी करता है, जो वो कार्य करता है, वो सारा का सारे कार्य जो है वो आता है पूर्व तत्परता अवस्था के अंतर्गत। जैसे कि मान लो कि एक शिक्षक है। ठीक है, अब एक शिक्षक जो होगा वो सबसे पहले अगर पढ़ाने जा रहा है तो सबसे पहले उद्देश्य तय करेगा कि भाई उसे क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद जो है पाठ्यक्रम भी डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है यानी किस तरीके से पढ़ाना है। ये भी जो है एक अध्यापक सबसे पहले तय करता है क्लास में जाने से पहले। तो ये सब जो कार्य होते हैं ये पूर्व तत्परता वाली अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है अंत प्रक्रिया अवस्था। अब अंत प्रक्रिया अवस्था जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरएक्टिव फेस। इस अवस्था में होता यह है कि जो अध्यापक होता है वो छात्रों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो अध्यापक है जब कक्षा में जाता है तो वो जो कार्य करता है वो सारे के सारे अंत प्रक्रिया अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जब छात्रों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर उनको कोई समस्या आ रही है विद्यार्थियों को पढ़ने में तो उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। ठीक है, ये अंत प्रक्रिया अवस्था में होता है। ठीक है, इंटर एक्टिव फेस में ये किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। और नेक्स्ट है तत्परता की अवस्था। तत्परता की अवस्था वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत होता ये है कि जो अध्यापक होता है वो जब कक्षा से बाहर जाता है तब इस अवस्था की बारी आ जाती है। ठीक है ना, जब वो कक्षा से बाहर जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल ये होता है कि जिस उद्देश्य से शिक्षक आया था क्या उसका ये उद्देश्य जो है पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा मूल्यांकन की विधि जो है अध्यापक इसमें अपनाता है कि जो उसने पढ़ाया क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ आया या नहीं आया, इसको जांचने के लिए वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, इसमें आप टेस्ट वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षण से छात्रों में छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये सब भी जो है ये तत्परता की अवस्था
होती है। इन शॉर्ट आपको मैं समझा देता हूँ। पूर्व तत्परता की अवस्था वो है कि टीचर जो है क्लास में जाने से पहले जो तैयारी करता है, ठीक है, उसे पूर्व तत्परता की अवस्था कहते हैं। और उसके बाद अंत प्रक्रिया अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें अध्यापक जो है कक्षा में जाता है और जो है छात्रों को पढ़ाता है। और तत्परता की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें जब छात्र को जब शिक्षक अच्छे से पढ़ा लेता है तो उसका रिजल्ट क्या निकला है वो इसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है, तत्परता की अवस्था में। तो 3 अवस्थाएं याद रखनी है। टीचर पहले जो तैयारी कर रहा है उसे पूर्व तत्परता, जब पढ़ा रहा है तो अंत प्रक्रिया, और जब रिजल्ट आएगा उसका, या कहे कि उसका जो टेस्ट वगैरह वो लेता है तो वो आता है तत्परता की अवस्था में, यानी पोस्ट एक्टिव फेज का हिस्सा है ये। ओके, अब पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की शक्ति, जिसे हम मोटिवेशन पावर कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें, देखिए शिक्षण में जो है अभिप्रेरणा की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि मोटिवेशन की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मोटिवेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो बाहरी अभिप्रेरणा की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो मोटिवेशन आ जाता है जो हम बाहरी चीज़ों को देखकर जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई वीडियो देखा, अब वीडियो को देखकर आपके अंदर जो है कुछ समय के लिए जो है पढ़ाई का इंटरेस्ट जग गया, ठीक है। तो इस तरह का मोटिवेशन जो होगा वो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अब ये मोटिवेशन जो है वो कुछ ही देर तक रहेगा, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का मोटिवेशन जो होता है ये अल्पकालीन होता है, या कहें कि अल्प अवधि के लिए होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है। बाहरी अभिप्रेरणा जिसे हम कहते हैं। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कहेंगे इंटरनल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ये जो है ये अधिक प्रभावी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से एक प्रकार की कह सकते हैं कि जागरूकता होती है, और अंदर का एक प्रकार की भावना होती है जो जागृत होती है। अब कई ऐसे छात्र होते हैं जो किसी वीडियो वगैरह को नहीं देखते लेकिन फिर भी वो मोटिवेट रहते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने अंदर ही एक प्रकार का मोटिवेशन बना लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का मोटिवेशन कहलाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा या आंतरिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। तो इनमें से सबसे उच्च कौन सा होता है? तो याद रखें आंतरिक अभिप्रेरणा वाला होता है। बाहरी अभिप्रेरणा जो है यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ये कुछ समय के लिए होता है, जबकि आंतरिक जो होता है ये लंबे समय के लिए होता है। इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो अधिक प्रभावी मानी जाती है बाहरी अभिप्रेरणा की तुलना में, ठीक है। यहाँ बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब मेरा ये है कि मोटिवेशनल इंटरनल मोटिवेशनल, और उसके बाद बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन, और आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब ये है इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है हमारे शिक्षण कार्य में मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं, ठीक है, ज्ञान अर्जन में भी काफ़ी सहायक होते हैं, और हमारे व्यवहार में भी एक प्रकार का परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा की जो भूमिका है ये शिक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा क्या क्या, शिक्षण के सिद्धांत हमने पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ी, और फिर हमने पढ़ा अभिप्रेरणा की शक्ति, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये भी आपको जो है इसमें याद रखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो कई लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कल वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। और पहले की जो हमने वीडियोस अपनी डाल रखी है, जिसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है UGC नेट पेपर 1 के नाम से, वहाँ पर आप जा कर के जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो है अच्छे से आता है, तो आप वहाँ जा कर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस बना रखे हैं, सारे के सारे जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपका जो है अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है इस चैप्टर पे, ठीक है। तो एक बार आप जो है प्रैक्टिस चाहें तो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो सभी वीडियोस की आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लिंक पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है हमारी पहले की सभी वीडियोस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस की मिल जाएंगी, और कुछ वीडियोस मैंने एक्सप्लेनेशन वाली भी डाली थी वो भी आपको जो है मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।